बीपीएससी शिक्षक भर्ती में जितने हमारे प्रिय साथी भाई बहन तैयारी करने का बहुत बहुत स्वागत है। और आज क्वेश्चन नंबर ये सेट नंबर आज 7 को देखेंगे। इससे पहले आप सॉल्व नहीं किए हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ से सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। अच्छे से क्लास कीजिए प्रतिदिन और अच्छा मार्क्स लाइए। बहुत कम समय बचा हुआ, कम समय में अच्छे तैयारी करना है। तो आइए सेट नंबर 7 देखते हैं। तो सेट नंबर 7 भाग 2 से चलेंगे। भाग ए में आहारता भाषा है, तो लेकिन भाग 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। अगर आपको लगे कि नहीं पढ़ने बनता है तो आप वीडियो को रोककर भाग 1 को आप देख सकते हैं। तो नीचे चलते हैं, भाग 2 से स्टार्ट करते हैं। भाग 2 में है सामान्य अध्ययन। भाग 2 में हो जाता है सामान्य अध्ययन। तो भाग 2 में सामान्य अध्ययन है। तो क्वेश्चन नंबर 31 से स्टार्ट करेंगे मेरे साथियों। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है, बस मैथ का थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, मैथ का थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। नीचे दिए गए व्यंजन को सरल कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा मेरे साथियों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, यदि 2 रूट अंदर 2 प्लस रूट अंदर 7 बटा 2 रूट अंदर 2 माइनस रूट अंदर 7 बराबर x प्लस वाई रूट अंदर 14 है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो y को मान ज्ञात करना मेरे साथियों। तो y का मान देखते हैं कितना हो जाता है। तो इसका जो है y का मान जो है, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का, इसका हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर 5 हो जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा y बराबर 4 हो जाएगा। y बराबर जो है इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि a और b किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, b और c उसी कार्य को 27 दिन में पूरा कर सकते हैं, a b c एक साथ मिलकर उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। a और c उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन पर चलते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। 13.1/2 दिन, 13.1/2 दिन, यानी कि 13.5 दिन लगेगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहता है 130 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र गणित इतिहास को पसंद करते हैं, 25 छात्र केवल हिंदी को पसंद करते हैं, 30 छात्र केवल अंग्रेजी को पसंद करते हैं, 20 छात्र अंग्रेजी और हिंदी दोनों को पसंद करते हैं, 15 छात्र इतिहास और 15 छात्र केवल गणित को पसंद करते हैं। तो कुल छात्र 4 विषयों को पसंद करते हैं। तो क्वेश्चन इसको छोटा कर देते हैं, बहुत बड़ा है। उसके बाद कहता है यदि अंग्रेजी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 60, हिंदी पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 35 और गणित एवं इतिहास पसंद करने वाले कुल छात्रों की संख्या 40 है, तो सभी 4 विषयों को पसंद करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है। क्या, तो क्वेश्चन नंबर ये है 34 है, तो कितना है संख्या बताना मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 10 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक डीलर को एक मेज 400 रुपये में बेचने पर 25% लाभ होता है, वह अन्य मेज को 10% की हानि पर बेचता है और कुल मिलाकर उससे न तो लाभ होता है न ही हानि होती है। तो दूसरे मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दूसरे मेज का क्रय मूल्य कहता है ज्ञात करने के लिए। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 800। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बहुत कम है सर मैथ, और चलते हैं जीके जीएस पर बस कुछ पल के लिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से उस स्थान को चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी प्रश्न ची के स्थान पर आता है। प्रश्न ची के स्थान पर आता है उसी को करना मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 482। ऑप्शन नंबर 3 482। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि यदि किसी अंकित मूल्य पर 45% छूट पर विक्रय मूल्य तथा 30% एवं 20% के 2 क्रमिक छूट के बाद उसे विक्रय मूल्य का अंतर 84 रुपये है, तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसको अंकित मूल्य ज्ञात करना है साथियों। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, इसको बनाने के बाद अंकित मूल्य जो है ये आता है आपको 8400 रुपये। ऑप्शन नंबर 1 8400 रुपये। अगला क्वेश्चन है, अब कहता है क्वेश्चन कहता है
10,000 रुपये की एक धनराशि 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो 2 वर्ष पश्चात उसे चुकाने के लिए भुगतान की जाने वाली कुल राशि ज्ञात कीजिए। तो इसको कुल राशि ज्ञात करना है मेरे साथियों। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 13,000 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 13,000। बस इस सेट का मैथ लास्ट है, ठीक है। एक बैग में 3,000 रुपये है, जिसमें 50 रुपये, 100 रुपये और 10 रुपये मूल्य वर्ग के नोट हैं। यदि 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये नोटों के अनुपात 5:8:10 है, तो बैग में 50 रुपये मूल्य वर्ग के नोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 50 रुपये कितना नोट्स की संख्या है उसको ज्ञात करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 24 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 24। आइए मेरे साथियों चलते हैं मैथ की ओर, सॉरी जीके की ओर। मैथ खत्म हो गया, जीके की ओर चलते हैं। तो जीके कहता है तो यहाँ पर जीके की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कहता है चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? चारों वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसमें ऋग वेद है मेरे साथियों, यह ऋग वेद है। सबसे पुराना वेद जो है ऋग वेद है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है कि भारत में केंद्रीय मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। मंत्री पद की शपथ से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। दूसरी अनुसूची, 5वीं अनुसूची, तीसरी अनुसूची, उपयुक्त में से एक से अधिक। मेरे साथ ही इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट जो आंसर होगा तीसरी अनुसूची होगा। तीसरी अनुसूची। प्रथम अनुसूची में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके क्षेत्रों की सूची है। याद रखिए मेरे साथियों, प्रथम अनुसूची में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं उनके क्षेत्रों की सूची दिए गए हैं। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन नियंत्रण के प्रभाव है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि अरावली पर्वतमाला के उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो मेरे साथियों क्या होगा? कामत, एंगलविक, गुरु शिखर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु शिखर। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा गुरु शिखर। मेरे साथियों यह गुरु शिखर जो है 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैले अरावली गुजरात, राजस्थान, दिल्ली एवं हरियाणा राज्यों को कवर करते हैं। मेरे साथियों याद रखिएगा, ये जो अरावली पर्वत जो है ये गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा 4 राज्यों में कवर करते हैं। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 किलोमीटर है। मेरे साथियों यह जो है गुरु शिखर 1722 मीटर जो है ऊंचा है। 1722 मीटर यह ऊंचा है, गुरु शिखर की ऊंचाई है, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला उच्चतम बिंदु है, ठीक है। गुरु शिखर का उच्चतम बिंदु है। अरावली पर्वतमाला का उच्चतम बिंदु जो है गुरु शिखर में साथ याद रखिएगा। इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और यह जो है 692 किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। और ये 4 राज्यों में फैले हुए हैं। कौन कौन है? गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। गुजरात, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1855-56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू और कान्हू दोनों भाई था। सिद्धू और कान्हू दोनों भाई था। ये 4 सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। मेरे साथ में ये 4 भाई थे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाता है सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ठीक है। और ये संथाल विद्रोह जो हुआ था यह झारखंड में हुआ था, ठीक है, झारखंड में हुआ था। और सिद्धू कान्हू के अधीन संथाल अपने उत्पीड़कों को खिलाफ उठ खड़े हुए। अब कंपनी के शासन के अंत को घोषणा किया एवं 1854 स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। तो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मास्कोवाइट, पेग्माटाइट और बायोटाइट किसके अयस्क है मेरे साथियों? तो यह किसका अयस्क है? यह हो जाएगा अभ्रक का अयस्क। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? सुंदरबन डेल्टा किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं मेरे साथियों? तो यह जो पाए जाते हैं मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल सुंदरबन विश्व की सबसे बड़ी मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध है। यह जंगल रॉयल टाइगर, बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन व
एस्टुअरीन मगरमच्छों का आवास है। किसका किसका आवास मेरे साथियों? यह जो है रॉयल बंगाल जंगल के रॉयल बंगाल टाइगर, गंगा डॉल्फिन और एस्चुअरी मगरमच्छों के आवास हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर कहता है 46, विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नोट निर्गमन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित में से किस प्रणाली को अपनाया है? किस प्रणाली को अपनाया मेरे साथियों? यह जो प्रणाली न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। और ये कब अपनाया गया था मेरे साथियों? यह जो अपनाया गया था 1956 में, 1956 ईस्वी में अपनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है विश्व की सबसे बड़ी शैल भित्ति प्रवाल ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है? किस समुद्र में स्थित है मेरे साथियों? तो यह जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह जो हो जाएगा मेरे साथियों कहता है किस समुद्र में स्थित है, तो यह जो हो जाएगा ग्रेट बैरियर रीफ। लिखिए के समझा देते हैं। ग्रेट बैरियर, ग्रेट जो है बैरियर, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ क्वींसलैंड जो है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर तट पर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर जो है तट पर स्थित है, पूर्वोत्तर के तट पर स्थित है। ठीक है, और कौन सा सागर है स्थित है? पूर्वोत्तर तट पर स्थित है, यह हो जाएगा कोरल सागर में स्थित है। कौन सा सागर में स्थित है? कोरल सागर में स्थित है। ठीक है, कोरल सागर में स्थित है, तो इसलिए इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 दिया हुआ है। लेकिन अगर पूछे विश्व की सबसे बड़ी शैवाल भित्ति प्रणाली ग्रेट बैरियर रीफ किस समुद्र में स्थित है, तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के पूर्वोत्तर के तट पर स्थित है, पूर्वोत्तर के तट पर कोरल सागर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 अगला कहता है जब कैबिनेट मिशन भारत आया था तो इंग्लैंड में कौन सा राजनीतिक दल सत्ता में था? कौन सा सत्ता में था? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3 लेबर पार्टी। इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा लेबर पार्टी का था। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है जिंक सल्फेट हेप्टाइट्रेट को आमतौर पर डैश के नाम से जाना जाता है। डैश के नाम से जाना इसी होगा श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 श्वेत तुतिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था साथियों? तो इसको याद रखिएगा एडविन लुटियंस ने किया था, एडविन लुटियंस ने किया था। और इंडिया गेट किनके याद में बनाया गया था साथियों? याद रखिएगा किनके याद में बनाया गया था। और यह जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मारे गए थे हमारे सैनिक, जो हमारे भारतीय सैनिक मारे गए थे, उनके याद में जो है इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है वर्ड फ्लू किसके कारण होता है? वर्ड फ्लू किसके कारण होता है मेरे साथियों? तो बताइएगा। वर्ड फ्लू यह होता है H5N1 वायरस है, H1 वायरस होता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, और वन्य जल पक्षी में स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन आसानी से घरेलू मुर्गी में फैल जाता है। किसको होता है? घरेलू जो मुर्गी होता है, जो गांव ग्राम में जो हम मुर्गी को पालते हैं, घरेलू जो होता है घरेलू मुर्गी, उसमें पाया जाता है। ठीक है, बर्ड फ्लू घरेलू मुर्गी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है बारदौली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रीय नेता द्वारा की गई थी? तो किस भारतीय राष्ट्रीय नेता द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन पर चलते हैं मेरे साथियों। ऑप्शन कहता है ऑप्शन नंबर 1 वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पटेल, रजनी पटेल, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बारदौली सत्याग्रह,
कि जो सो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और यह कब हुआ था? यह हुआ था 1928 ईस्वी में। यह हुआ था कब हुआ था? यह हुआ था 1928 ईस्वी में। ठीक है, अगला आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। क्वेश्चन नंबर 54 का था निम्नलिखित में से किसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में नहीं किया जाता है? मंदक के रूप में नहीं किया जाता मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 का था है निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश में तरपा उत्सव मनाया जाता है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दादर और नागर हवेली में। दादर और नागर हवेली में होता है। अगला क्वेश्चन है किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है मेरे साथियों? तो यह कहा जाता है ऑप्शन नंबर 5 है। इसका नंबर ऑप्शन नंबर 5 दिया गया है। ऑप्शन नंबर 5 दिया गया, लेकिन किसको कहा जाता है मेरे साथियों? उसको देखना है। तो इसको देखना, गुप्त साम्राज्य की प्राचीन भारतीय साम्राज्य था जो 4वीं शताब्दी के आरंभ में से 6वीं शताब्दी के आरंभ तक चलाता है। इस काल को स्वर्ण युग के रूप से माना जाता है क्योंकि यह विज्ञान, औद्योगिक, इंजीनियरिंग काल, कला, दूतात्मक साहित्य, अर्थ, तर्कशास्त्र, गणित, खगोल विज्ञान, धर्म और स्थल में व्यापक आविष्कार खोज किया गया था। ठीक है, यह जो व्यापक खोज किया गया था, तो यह इसका जो राइट आंसर गुप्त साम्राज्य का एक प्राचीन भारतीय साम्राज्य था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं, कहता है अगला क्वेश्चन कहता है खेरा जिले के किसानों की सहायता के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आयोजन किस वर्ष किया था? सत्याग्रह आयोजन किस वर्ष किया था मेरे साथियों? यह जो किए थे मेरे साथियों, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इसके अनुसार से, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 5। अब इसको बता देते हैं। इसका खेरा आंदोलन जो है 1918 का खेरा सत्याग्रह गुजरात खेरा जिले में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था मेरे साथियों। यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा खेरा आंदोलन हुआ था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। ये कहाँ से हुआ था? चंपारण से हुआ था। और ये चंपारण सत्याग्रह के बाद दूसरा आंदोलन था, खेरा आंदोलन जो है दूसरा आंदोलन था। तो यह तो 1918 ईस्वी में। आगे चलते हैं साथियों। आगे कहता है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? नीति आयोग के संबंध में से कौन सा कथन गलत है? इसको नीति आयोग कौन सा कथन गलत है? यह सहकारी संघवाद का एक मंच है। यह भारत सरकार के प्रमुख थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। लेकिन यह जो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2016 को हुई थी मेरे साथियों, यही गलत है। तो यहाँ पर पूछ रहा है गलत कौन सा है? तो यह कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 ईस्वी को 2015 ईस्वी को जो है सो यह हुआ था। ठीक है, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। ये डेट सही लेकिन साल गलत है। तो इसका जो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। और यह किसके हुआ था? यह जो हुआ था योजना आयोग के पश्चात हुआ था, मतलब योजना आयोग के स्थान पर इसका नीति आयोग का स्थापना किया गया था। तो याद रखिएगा 1 जनवरी 2015 को। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 कहता है कि 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के समय ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? ब्रिटिश भारत का वायसराय कौन था? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है एनोडाइजिंग प्रक्रिया में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है साथियों? ये हो जाएगा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एसिड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, आगे चलते हैं। शुद्ध कार्बन को डैश पर संश्लेषित करके हीरा बनाया जा सकता है। किस पर हीरा बनाया जा सकता है? तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 अत्यधिक उच्च दाब और उच्च तापमान के कारण होता है। ऑप्शन नंबर इसका 2 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है, इस सेट में ज़्यादा भारी नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा दिया हुआ है, अच्छी बात है। आगे चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों के
प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्यों द्वारा धारण किया जाता है साथियों। तो बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50% या कम, 50% या कम। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 कहता है इनमें से कौन सा फसल सूखा सहिष्णु फसल है। सूखा सहिष्णु फसल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाजरा। बाजरा खेती बड़े पैमाने पर अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में की जाती है मेरे साथियों। बाजरा की खेती जो है जहाँ पर अर्ध शुष्क क्षेत्र होते हैं वहाँ किए जाते हैं, जहाँ अनिश्चित वर्षा अधिक सूखे होते हैं, जहाँ पर अधिक सूखे होते हैं, जैसे में कि राजस्थान जो सबसे अधिक खेती बाजरा की होती है राजस्थान, वो मोटे अनाज के रूप में राजस्थान में होता है। तो आगे चलते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। मेरे साथियों इसको याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति का शपथ कौन दिलाता है। तो भारत के राष्ट्रपति का मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह इनको शपथ दिलाते हैं। क्या आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन विद्युत का चालन नहीं होता है। विलयन विद्युत का चालन नहीं होते हैं। तो मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ग्लूकोज और क्षार, सॉरी ये ना, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अल्कोहल और ग्लूकोज ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है पेरिस में स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन प्लानिंग संयुक्त राष्ट्र के किस संगठन का अंग है। किस संगठन का अंग है। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा यूनेस्को, ऑप्शन नंबर 3 यूनेस्को होगा। मेरे साथियों अगर लगता होगा स्पीड ज़्यादा थोड़ा कम कर लीजिएगा, अगर लगता होगा कम स्पीड है थोड़ा अधिक स्पीड कर लीजिएगा, और अच्छे से पढ़ाई की मेरे साथ बहुत कम समय है। ठीक है, आगे 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था। यहाँ पर पूछ रहा है किस नदी को पार किया था मेरे साथियों। तो इसको ऑप्शन पर चलते हैं, ऑप्शन क्या कहता है सो देखिए। ऑप्शन कहता है सतलुज नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। सतलुज नदी, चेनाब नदी, झेलम नदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5। तो इस 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, वह सिंधु नदी को पार किया था। को नदी सिंधु नदी के पार करने के बाद वह तक्षशिला की वजह था। को जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सिंधु नदी को पार करके जो है सिंधु नदी पर तक्षशिला के प्रवेश किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सिंधु नदी। आगे चलते हैं। अब निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है। कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है। तो ये हो जाएगा मनोरा का किला, ऑप्शन नंबर 3 मनोरा का किला। आगे चलते हैं। अब है निम्नलिखित में से कौन सा नहर प्रणाली हरियाणा में नहीं है। यहाँ पर कहता है कि हरियाणा में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये गंडक नहर जो हरियाणा में नहीं है, बाद में कि दोनों हरियाणा में हैं। आगे चलते हैं। इस सेट का मतलब इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, नवजात बच्चे के शरीर में लगभग कितनी हड्डियां होते हैं। साथियों बताइएगा कितने हड्डियां होते हैं। तो लगभग 300 हड्डियां होते हैं। ठीक है, जन्म के समय बच्चे के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं। अंततः 206 हड्डियों को बनाने के लिए एक के साथ बढ़ते रहते हैं जो वयस्कों के पास होते हैं। तो वयस्क में कितना होते हैं 206, लेकिन नवजात जो शिशु होते हैं जन्म के समय वह होता है 300 हड्डियाँ। अब लगा चलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 71 हो जाएगा मेरे साथियों। लेकिन अब आपको बता देते हैं यहाँ पर है भाग 3 सामाजिक विज्ञान 80 प्रश्न मेरे साथियों। बीच क्लास में छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिए मेरे साथियों। अपने दोस्तों को भी शेयर कर, जितने भी दोस्त हैं उन दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, और पार्ट 3 पर चलते हैं। इसमें कुल 80 प्रश्न हैं और 80 मार्क हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का एक आंसर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 71 की ओर चलते हैं। कहता मुझे मालूम नहीं क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ।
ये किसने बोला था मेरे साथियों, बताइए यह किसने बोला था। यह बोला था फिरोज तुगलक ने बोला था। तो कहता मुझे मालूम नहीं क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता के अनुसार कानून बनाता हूँ। तो ये किसने किया था, किसने बोला था, फिरोज तुगलक ने बोला था मेरे साथियों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, फिरोज तुगलक। आगे है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था मेरे साथियों, कब पारित हुआ था विधवा पुनर्विवाह। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 1856 में, 1856 में हुआ था। लेकिन किसने किया था, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। यह जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा किया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन 73 कहता है कि 1878 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाकुलम प्रेस एक्ट पारित किया था, वर्नाकुलम प्रेस एक्ट पारित किया था। साथ इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन हो जाएगा। लॉर्ड लिटन ने वायसराय वर्नाकुलम एक्ट 1878 में पारित किया था। किसने किया था, लॉर्ड लिटन ने 1878 में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पर, कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन करना है तो ऑप्शन पर चलते हैं। ऑप्शन क्या कहता है, सो देखिए ऑप्शन कहता है सूची 1 सूची 2 महाभाष कुमार संभव अष्टधाई अर्थशास्त्र। तो इसका जो राइट जो आंसर हो जाएगा मेरे साथ, इसका जो राइट आंसर जो है ये महाभाष, महाभाष का हो जाएगा पतंजलि, महाभाष का पतंजलि। और ये कुमार संभव का हो जाएगा कालिदास। अष्टाध्यायी का हो जाएगा इसका पाणिनि। और अर्थशास्त्र का हो जाएगा चाणक्य, अर्थशास्त्र का चाणक्य हो जाएगा। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 1 जो है राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, कहता है यूनानी राजदूत मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था, किसके दरबार में साथियों भारत में आया था। यह जो आया था यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन जो कहता है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक और सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे। तो जो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 गुरु गोविंद सिंह के थे। उन्होंने 1699 में खालसा पंथ का गठन किया था। खालसा पंथ के गठन कब किया था, खालसा पंथ का गठन किया था कब, 1699 ईस्वी में। खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे। अगला क्वेश्चन है सन 1919 ईस्वी में से किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी मेरे साथियों। यह हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। बहुत ही दर्दनाक यह हत्याकांड था। यह जलियांवाला हत्याकांड था। 13 अप्रैल कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुई थी मेरे साथ। बहुत ही दर्दनाक घटना हुई थी, ठीक है। और इसके मतलब अहिंसक हत्याकांड के कारण रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि था वो वापस कर दिए थे, ठीक है। आगे चलते हैं, फिर इसके आगे डिटेल बताया जाएगा। अब कहता है सोमनाथ प्रकाश समाचार पत्र प्रकाशन किसने किया था, सोमनाथ प्रकाश के साथियों। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने वर्ष 1859 में द्वारकानाथ विधुभूषण के संपादन में की थी। कब किए थे, तो 1859 ईस्वी मेरे साथ याद रखिएगा। 1859 ईस्वी में जो है सोमनाथ समाचार पत्र का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है सुमेलित 1 और सुमेलित 2 के साथ सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। तो इसको सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चन ऑप्शन पर चलते हैं। इसका सूची 1 और सूची 2, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है मेरे साथियों। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो इसको जो मिलाना कैसे है, देश बंधु किसको कहा जाता था मेरे साथियों, देश बंधु चित्तरंजन दास किसको बोला जाता था,
इसको मिलाइए, इसका जो देशबंधु चित्तरंजन दास हो जाएगा, ये हो जाएगा बसंती देवी। ठीक है, आगे हैं लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जाएगा हो जाएगा राधा देवी, लाला लाजपत राय, राधा देवी। और महात्मा गांधी, महात्मा गांधी यह हो जाएगा कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी का हो जाएगा कस्तूरबा गांधी। ठीक है, अगला मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू का हो जाएगा स्वरूप रानी, मोतीलाल नेहरू को हो जाएगा स्वरूप रानी। इसके अनुसार ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था। ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा था भूभाग नहीं व्यापार, भूभाग नहीं व्यापार। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 81, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। जो सिंधु घाटी के जो निवासी थे उनके किस धातु का ज्ञान नहीं था मेरे साथियों, ये हो जाएगा लोहा की ज्ञान नहीं था, ज्ञान था लेकिन लोहा का ज्ञान नहीं था। सोना चांदी तांबा कांसा जैसे धातु को परिचित थे लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। प्राचीन भारत मेरे साथियों बहुत भी क्वेश्चन है ये, इसको याद रखिएगा, बहुत भी ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 का आता है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारियों को समाप्त कर दिया था। तो मेरे साथ इसका राइट आंसर हो जाएगा 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम, 1813 के चार्टर एक्ट अधिनियम के द्वारा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 पे। क्वेश्चन नंबर 83 ना होगा ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 83 का आता है, 83 होगा तो 84 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का आता है निम्नलिखित में से किसी मुगल बादशाह के द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा शहादत खान, शहादत खान हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, क्वेश्चन नंबर 85 का आता है निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के किस चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया था। किस एक्ट से, तो हो जाएगा 1833 चार्टर एक्ट के द्वारा, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं। किसने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना के महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने किया था मेरे साथियों, तो बताइए यह किसने किया था मेरे साथियों। तो यह हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद ने एक अलग राज्य के रूप में बिहार की स्थापना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 पर चलते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। कौन सा स्थान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। सोमनाथ जो है बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सोमनाथ का मंदिर विश्व शिव का मंदिर था जो गुजरात के कठियारबाड़ा में समुद्र तट पर स्थित था। इसी मंदिर पर 1024-25 महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था। सोमनाथ में आक्रमण कब किया था, महमूद गजनबी ने 1024-25 में महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर। बहुत सारे सोना चांदी लूट कर ले गए थे। ठीक है, आगे चलते हैं। कहता है सन 1816 में सगौली का संधि अंग्रेज एवं डैश के बीच हस्तांतरित हुए थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, ऑप्शन नंबर 2 गोरखा। ठीक है, आगे चलते हैं और ये बता देते हैं सगौली संधि नेपाल के गोरखा प्रमुखों और ब्रिटिश भारत सरकार के बीच 4 मार्च 1816 की समझौता हुआ था। कब हुआ था मेरे साथियों, यह जो हुआ था 4 मार्च 1816 को हुई थी। 4 डेट याद रखिएगा, 4 मार्च हो जाएगा मेरे साथियों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पे। क्वेश्चन नंबर 89 का आता है भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत के पुरानी नई दिल्ली से नई दिल्ली स्थानांतरित कब किया गया था। 5 फरवरी 1931, 4 फरवरी 1931, ये भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका अगला ऑप्शन पर चलते हैं। अगला ऑप्शन कहता है 6 फरवरी 1931। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 6 फरवरी 1931 को जो पुरानी दिल्ली में राजधानी था उसको नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था।
6 फरवरी 1931, 6 फरवरी 1931 ऑप्शन नंबर 3। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों पर विजय प्राप्त करने वाला पहला मुगल सेनापति कौन था? मुगल सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर जुमला, ऑप्शन नंबर 2 मीर जुमला, जो 1661 में कूच बिहार पर आक्रमण किया और 1662 में अहमों का संधि करने के लिए विवश कर दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 कहता है कि रौलेट अधिनियम 1919 का विरोध क्यों किया गया था? साथियों, वह क्यों किया गया था यह बताइए। यह इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया था। पुलिस की ओर से अधिक अधिकार दिए गए थे, पुलिस को जो अधिक अधिकार दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 कहता है राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था मेरे साथियों? तो इसका संस्थापक था दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर 2 दंती दुर्ग। आगे चलते हैं, अब आगे कहता है चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? कौन सी एक शर्त नहीं थी मेरे साथियों? उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर कहता है कौन सी शर्त नहीं थी? कौन सी शर्त नहीं थी? कहता है कि चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के लिए उनकी आयु 25 से 70 वर्ष के बीच नहीं होनी चाहिए। स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन में 3 प्रकार की ग्राम सभाएं कार्यरत होती थी, उर सभा और महासभा। उर सभा व महासभा सभी सदस्य वयस्क होते थे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सा सुमेलित मेरे साथियों? ये जो औरंगजेब मनुची ये जो है सही है। ठीक है, उसका नंबर 3 हो जाएगा। मेरे साथियों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर कहता है 1925 के अनुसार 25 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्ष कौन थे? 1925 के कानपुर कांग्रेस अधिवेशन के सदस्य कौन थे साथियों बताइएगा। तो इसका सदस्य थे सरोजिनी नायडू, सदस्य थे सरोजिनी नायडू। ठीक है, यह सरोजिनी नायडू जो है दिसंबर 1925 में कांग्रेस के 40वां अधिवेशन कानपुर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरोजिनी नायडू ने किए थे। सरोजिनी नायडू ने किए थे। कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम भारतीय महिला थे सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 96 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है गर्भगृह कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों था? गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्यों था? तो यह बता सकते हैं वह स्थान जहां मुख्य देवी या देवता का मूर्ति रखा जाता था। मुख्य देवी देवता का मूर्ति रखा जाता था। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे कहता है अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक तथ्य सही नहीं है? यहाँ पर कहता है सही नहीं है। तो अहोम राजकुलों में विभाजित था जिन्हें पाइका कहा जाता। ऑप्शन नंबर 1 होगा राइट आंसर, ये पाइका कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित 2 कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं, थोड़ा लंबा इस सेट में क्वेश्चन है। ठीक है, और छोटा कर जिससे आपको अच्छा से दिखाई पड़े। तो 98 को जो कहता है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर 2 कथनों के ए और बी विचार कीजिए, सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कहता है कि पांडुलिपियां प्रायः तारपत्रों अथवा भूर्ज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। बी कहता है अभिलेख पत्थर तथा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। तो ये जो हो जाएगा ए बी दोनों सही है मेरे साथियों। ठीक है, दोनों सही। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन कहता है औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने वाले निम्नलिखित में से किस एक चलन प्रारंभ हुआ था?
मेरे साथ इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 तैलचित्र। तैलचित्र। अब हम लोग शतक की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 कहता है कि सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों के किस प्रकार बाध किया था। साथी बताइए किस प्रकार बाध किया था। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट जो आंसर हो रहा है, ठीक है, इसका हो रहा है उनका कोई उनका अपना स्वतंत्र सैन्य शक्ति नहीं थी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनकी रख रखाव को खर्चा उन्हें वहन करना होगा। क्या जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर। अब चलते हैं 101 क्वेश्चन नंबर 101। अब कहता है कि कोलकाता में 88.5 डिग्री पूर्वी देशांतर यदि सूर्योदय प्रातः 6:10 पर होता है तो मुंबई 73 डिग्री पूर्वी देशांतर पर सूर्योदय का समय क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा तो बता मेरे साथियों, यह जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा प्रातः 7:12 होगा। ऑप्शन नंबर 3 7:12 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मेरे साथियों, जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। यह कहा जाता है ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। नगोया को जापान का डेट्राइट एवं जापान का ब्रेडफोर्ड उपमा दी जाती है। अब आते हैं 103 क्वेश्चन नंबर 103 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलते हैं ऑप्शन पर। यहाँ पर ऑप्शन कहता है देश और कृषि उत्पादन को देखना है। देश और कृषि उत्पादन, ऑस्ट्रेलिया सबसे अधिक गेहूं के उत्पादन होते हैं। मिस्र में कपास की खेती होती है, होते हैं। क्यूबा में गन्ना की खेती होते हैं। बांग्लादेश में जूट की खेती होते हैं। तो मेरे साथ ही इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है कहता वायुमंडलीय संरचना में निम्नलिखित में से किस गैस का सर्वाधिक भाग है। तो मेरे साथ ही बताइए, इसमें नाइट्रोजन जो है सबसे अधिक 78% है। का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है डोल ड्रम निम्नलिखित में से अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा इसका 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है और यह जो है भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक निम्न वायुदाब की मेखला होती है। यहाँ हवाएं प्रायः शांत होती है, अतः इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। हवा शांत होने के कारण जो है इसे डोलड्रम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को कहते हैं। जल राशि को क्या कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अपवाह। इसका ऑप्शन नंबर 2 अपवाह। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रुप होता है तो उसे धारा कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कहता है कि बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वन आच्छादित प्रतिशत है। लगभग बिहार में जो कितने वन प्रतिशत में है मेरे साथियों, तो बताइएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 7%, यानी कि 7.84% है। इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा 7%। अगला चलते हैं कहता है सूची 1 सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर इसको चुनना मेरे साथियों, इसको तो चुनना है। 108 क्वेश्चन नंबर 108 कहता है कि मध्य तटीय प्रदेश कहाँ है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। लोअर एस्क का पूछ रहा है साथियों, लोअर एस्क और देश मध्य तटीय क्षेत्र में यह जो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। आगे है किरूना जो है स्वीडन, किरूना का हो जाएगा स्वीडन, लॉरेन पठार का हो जाएगा फ्रांस, मेसाबी का हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके अनुसार ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर जो जिला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं और यह कहता है अब जो कहता है देख लीजिए,
ये क्वेश्चन नंबर 110 पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यहाँ पूछ रहा कौन सा कथन असत्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परत अपर्दन में गहरी नालियाँ बनाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, इसका सामान्य दशाओं के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक दिनदीय क्रिया द्वारा उत्पन्न लक्षणों का सही क्रम विकास है, सही क्रमिक विकास है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। जल प्रपात, नदी वेदिकाएँ, विसर्प रोधिकाएँ, गोखुर झीलें। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका के साथ चिली और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिम छोर के तटीय प्रदेशों में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु पाई जाती है? मेरे साथ में बताइएगा कौन सी जलवायु पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय। ऑप्शन नंबर 2 भूमध्य सागरीय। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, क्वेश्चन नंबर 113 कहता है सही कथनों को चयन कीजिए। सही कथनों को चयन करने साथियों माउंट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। सही कथन का चयन करना है। ऑप्शन ए, माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में स्थित है। परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं। तो मेरे साथियों बताइए इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर कौन हो जाएगा? यह हो जाएगा ए, बी और सी, ये दोनों सही है। तो इसके अनुसार से हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 ए, बी, सी। ये जो कहता है कैक्टस के पौधे सदाबहार वन में पाए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि यह जो है सो राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 114 पे चलते हैं। 114 कहता है निम्नलिखित समूहों में से कौन सी जनजातियां अपनी जीवन यापन खाद्यान्न संग्रह तथा शिकार से करती है? तो साथी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा बुशमैन, पिग्मी, एस्किमो। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 115। क्वेश्चन नंबर 115, क्वेश्चन 115 कहता है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यहाँ पर झील है और राज है, झील है और राज है। बुलर झील, सबसे पहले बुलर झील, बुलर के झील के जम्मू कश्मीर में है। लोनार झील, लोनार झील महाराष्ट्र में साथियों, लोनार झील महाराष्ट्र में है। बी का 4 हो जाएगा। पुलिकट झील, पुलिकट झील, पुलिकट झील जो है तमिलनाडु इसमें स्थित है। सर पुलिकट झील तमिलनाडु में स्थित है। लोकटक झील, लोकटक झील जो है मणिपुर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। इसके अनुसार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 116, क्वेश्चन नंबर 116 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 कहता है बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं। बिहार के जो मुख्य खाद्यान्न फसलें हैं चावल, गेहूं एवं मक्का, ये बिहार के मुख्य फसलें हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन कहता है कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में किससे होकर नहीं गुजरती है? किससे होकर नहीं गुजरते हैं साथियों? तो ये जो है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 कर्क रेखा उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरते हैं। यहाँ पर याद रखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। यह 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। मित्र पर गमछा झाड़, या इसका राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। इसको याद रखिएगा। ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, इसको आप बैठा लीजिएगा। 8 राज्यों से होकर गुजरते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में सही कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान से रखकर दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। साथियों इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो कथन एक आता है बृहद मरुस्थल निम्न अक्षांशों पर अवस्थित है। महाद्वीपीय विस्थापन के फलस्वरूप उच्च अक्षांशों से हटकर निम्न अक्षांशों में आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसे ए और आर दोनों सत्य है, किंतु ए और आर सही व्याख्या नहीं करता। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 119 कहता है ग्रीष्मकालीन वर्षा की मात्रा को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित शहरों तथा वर्षा के संदर्भ में कौन सा कथन अनुक्रम सही है? कौन सा कथन अनुक्रम में सही है?
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 कोलकाता इलाहाबाद अहमदाबाद, कोलकाता इलाहाबाद अहमदाबाद। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 120। क्वेश्चन नंबर 120 कहता है सूची 1 एवं सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 120 का ऑप्शन पर चलिए। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, स्थल रूप है और प्रक्रिया है, स्थल रूप है और प्रक्रिया मेरे साथियों, स्थल रूप है और प्रक्रिया है। तो यहाँ पर कहता है प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध किसके द्वारा होता है? तो प्रक्रिया यह होता है नदियों के द्वारा, प्राकृतिक तटबंध नदियों के द्वारा होता है। आगे है एस्कर, एस्कर का होगा हिम नदियाँ, एस्कर का हो जाएगा हिम नदियाँ। पेल्जे, पेल्जे, पेल्जे का हो जाएगा कार्स्ट, पेल्जे का हो जाएगा कास्ट। अब है बरकान, बरकान का हो जाएगा बातोड। इसलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे क्वेश्चन कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था में कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सा लक्षण नहीं पाया जाता है? क्या राइट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति उच्च आय, प्रति व्यक्ति उच्च आय। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए तथा कारण को ध्यान में रखकर दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 ए आर, दोनों सत्य हैं तथा ए और आर का सही व्याख्या है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर कीजिए, मैंग्रोव स्थल पर कहता है गौर करने के लिए। तो ये इसका भीतरकनिका, पिच्चावरम, कुंडापुरम। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, 1 और 2, 1 और 2, 1 और 2 हो जाएगा। बाद कि ये नहीं है तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 124। आगे कहता निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है? बिहार में स्थित नहीं है, कौन सा थर्मल पावर बिहार में स्थित नहीं है? तो ये जगह अररिया, अररिया जो है बिहार में स्थित नहीं है, मुजफ्फरपुर बिहार में है, बरौनी बिहार में है, ये अररिया बिहार में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ककोलत बिहार राज्य का प्रसिद्ध झरना है। ककोलत, तो मेरे साथ बताइएगा ककोलत कहाँ है, किस जिला में पाया जाता है? यह हो जाएगा नवोदय जिला, नवादा जिला में। ये जो हो जाएगा नवादा जिला में होता है। ककोलत झील कहाँ है? नवादा जिला में है। और यह बिहार एवं बिहार झारखंड की सीमा पर स्थित है। नवादा जो है ये ककोलत झील जो है बिहार और झारखंड की सीमा पर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 126। मेरे साथियों यहाँ पर और है, यहाँ पर कहता है भीम बांध बिहार मुंगेर जिला दक्षिण भाग में स्थित, ये भी सही है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध से जीवन संबंधित है और बिरानित एक मंदिर एवं संग्रहालय है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ABCD। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। यहाँ पर है, वहाँ के लिए सॉरी, यहाँ 1 ऑप्शन आ जाएगा। ये जो है चारों हैं, जो पर्यटन स्थल हैं वह चारों यहाँ पर दर्शाया गया है। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। थोड़ा छोटा करके बता देते हैं, देख लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 126 पर चलते हैं। क्वेश्चन 126 कहता है कि 21 मार्च से 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं, इसका कारण क्या है? साथियों इसका कारण क्या है कि दिन रात बराबर होते हैं? तो इसका क्वेश्चन नंबर आगे कहता है कि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आगे कहता है निम्नलिखित में कौन सी आकृति नदी के विक्षेपण कार्य का परिणाम है? कौन सा परिणाम है साथियों? ये हो जाएगा बाढ़कृत मैदान, बाढ़कृत मैदान। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। क्वेश्चन नंबर
128 128 कहता है कि बेरिंग जल डमरू मध्य पानी को संकरा भाग है जो जोड़ता है किससे जोड़ता है? ये आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। बेरिंग जल डमरू मध्य पानी को संकरा भाग को जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे क्वेश्चन है, कहता है नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीति आयोग के संबंध कौन सा कथन सही है? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, ये सही है। अब कहता है भारत के प्रधानमंत्री आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है। नीति आयोग ने 2014 भारत की योजना आयोग की जगह ली है, ये जो गलत हो जाएगा मेरे साथियों। तो इसके अनुसार से इसका ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और इसका जो प्रधान अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। इसके अनुसार राइट ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2। आगे चलते हैं, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी की अक्ष का झुकाव कोण क्या है? पृथ्वी अक्ष झुकाव का कोण क्या है, यह बताइएगा मेरे साथियों, कितना झुकाव है। और ये कहता है पृथ्वी के अक्ष का कक्षीय तल पर, ये ध्यान रखिएगा, सीधे नहीं कहता पृथ्वी की झुकाव, सीधे कहता है यहाँ कक्षीय तल का झुकाव कितना है। तो यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर 66.5 डिग्री। और यहाँ पूछेगा पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, तब जाके हो जाएगा 23.5 डिग्री। ठीक है, तब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 131 क्वेश्चन कहता है कि संविधान के कौन सा संशोधन द्वारा संविधान नागरिक को मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे? मौलिक कर्तव्य कौन सा संविधान के द्वारा जोड़ा गया था साथियों, तो बताइएगा। इसका जो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मौलिक कर्तव्य। ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया था? कर्तव्य लिया गया था रूस से और अधिकार लिया गया था अमेरिका से, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन 132 का भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका राइट आंसर 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। मेरे साथ अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रपति संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? इसमें चुनना है कौन सा कथन सत्य है। तो वह देश का औपचारिक मुखिया होता है। आप जानते हैं कि हमारे राष्ट्रपति जो होता है देश की प्रथम नागरिक होता है। देश की प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन सुन लीजिए, वह राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्त करता है, ये गलत है। वह राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करता है, वो अपनी शक्ति का वास्तविक रूप से उपयोग करता है, ये भी नहीं होगा। और इसका राइट आंसर वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, ये सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है इसका राइट आंसर। आगे है क्वेश्चन नंबर 134। क्वेश्चन 134 कहता है कि सर्वाधिकारवाद में व्यक्ति की अपेक्षा निम्नलिखित में से किससे अधिक महत्व दिया जाता है? किससे अधिक महत्व दिया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्यों का। ऑप्शन नंबर 3 राज्यों का। क्वेश्चन नंबर 135 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है सामाजिक आर्थिक उपबंधों का वर्णन भारतीय संविधान के किस शीर्ष के अंतर्गत मिलता है? किसके शीर्ष के अंतर्गत मिलता है मेरे साथियों, तो बताइएगा। यह होता है नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन नंबर 2 नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन चलते हैं, बहुत थोड़ा बचा हुआ है क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं है। तो भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के रखा नेता किसमें है? यह हो जाएगा 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित मेरे साथियों। 10वीं अनुसूची लोकप्रिय रूप में दल बदल कानून के रूप में जाना जाता है, जिसमें किसी अन्य राजनीतिक दल को दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधान शामिल हैं। यह जो है 52वें संविधान संशोधन 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985, याद रखिएगा। 1950 में दल बदल और अनुसूची 10वीं अनुसूची में किया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुसूची केंद्र और राज्य के मत शक्तियों का विभाजन उपलब्ध है? तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे साथियों 7वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित है।
भारतीय संविधान की शासन अनुसूची केंद्र और राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के बारे में दिया गया है। इसके 3 अनुसूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो इसमें सुन लीजिए, संघ सूची में 100 विषय है और राज्य सूची में 61 विषय है और समवर्ती सूची में 52 विषय हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 138 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 138, क्वेश्चन 138 कहता है, संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की हृदय एवं आत्मा कहा गया है? किस अनुच्छेद को संविधान के हृदय एवं आत्मा कहा गया मेरे साथियों? तो बताइएगा। इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, यह ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 32 को। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताया है। एक अनुच्छेद जिसके बिना संविधान अर्थविहीन है, यह संविधान की आत्मा और हृदय बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 पे चलते हैं। 139 क्वेश्चन नंबर अब है, सर्वोच्च न्यायालय की संविधान की किस अनुसूची में समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है मेरे साथियों? यह किससे प्राप्त होती है? यह ऑप्शन नंबर 3 अनुच्छेद 13 दूसरे का मतलब था 254, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अभिव्यक्त किस प्रकार किया गया है? किस प्रकार किया गया है? तो यह नकारात्मक और सकारात्मक दोनों किया गया है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। यह भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से 28 के बीच धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया। जैसे अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के वाद रूप से मानने वाले आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 141 पर। क्वेश्चन 141 कहता है कि हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन है? किस अनुच्छेद में बताया गया है? अनुच्छेद नंबर ऑप्शन नंबर 2 अनुच्छेद 48 का क है। अनुच्छेद 48 का क कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन संबंधित है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सरकार की विशेषता है? संघीय सरकार की विशेषता साथियों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्रता न्यायिक। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्रता न्यायिक, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 2 और 4 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सो देखिए, 143 निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो इसका लोकसभा के सदस्यों में चुना जाता है, ये सही है। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा अध्यक्ष कार्यकाल के दौरान रहता है, ये भी सही है। लेकिन कहता है जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते तब वह प्रथमतः मत दे सकते हैं। तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा, ये इसका सही नहीं, तो ये राइट आंसर हो जाएगा 143 का। अगला कहता है कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किसका है? एक बार पढ़ देते हैं। राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है, यह कथन किसका है मेरे साथियों? बताइएगा, सोच के बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। सेवाइन सीले वारकर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीले ने बोले हैं कि राजनीति के बिना इतिहास निष्फल है, इतिहास के बिना राजनीति निर्मूल है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, सीले ने बोले थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्कार निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह कौन सा उल्लेखित है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 23 अनुच्छेद 23, ऑप्शन नंबर 1। आगे हैं, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है मेरे साथियों? यह जो हो जाएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करते हैं? महान्यायवादी करते हैं, मतलब एक दूसरे पर निर्भर हैं। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइएगा मेरे साथियों। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री B.R. अम्बेडकर थे। आगे हैं, कहता है भूतपूर्व राजाओं के विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? मेरे साथियों इसका ऑप्शन बताइएगा।
इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 26वां हो जाएगा। तो 26वें संविधान संशोधन 1971 के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राज्यों शासकों के बीच उपाधियों का एवं प्रीवी पर्स का समाप्त कर दिया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149, ठीक है। अगला कहता है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है तो वह देश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं वह निर्धारित समय से उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचित होना अन्यथा मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कितने दिन के अंदर करना मेरे साथियों, तो बताइएगा। यह 6 माह के अंदर जो है, यह 6 माह के अंदर जो है वह सदस्यता लेना है, 6 माह के अंदर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है मेरे साथियों, लास्ट क्वेश्चन है। तो मेरे साथी बताइएगा ये आपका पूरा सेट बनाने के बाद कैसा लगा और कितना नंबर आया, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय एवं मूल अधिकार क्षेत्र में आता है। उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में आता है मेरे साथियों, तो बताइएगा। नीचे कूट के अनुसार बताना है। तो सांसदों के चुनाव से संबंधित विवाद, विधायकों के चुनाव से संबंधित विवाद, हत्या से संबंधित मामले। इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, संसदों के चुनाव से संबंधित विवाद, विधायकों के चुनाव से संबंधित विवाद। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर। मेरे साथियों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको ये 120 अंक में कुल कितना मार्क्स आया, तब जाके आपको अंदाज मिलेगा कि हम इतना बनाए हैं। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।